role of academic driven startups in developing economy of Jammu and Kashmir के इस कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे सभी विद्वज्जनों का, देश भर से आए हुए सभी विशेषज्ञों का और सभी महानुभावों का मैं जम्मू कश्मीर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक मंच पर कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के बड़े विद्वान, इंटेलेक्चुअल्स, एंटरप्रेन्योर्स का जुड़ना दरअसल वर्तमान में दुनिया में हो रहे परिवर्तन की एक झलक प्रदान करता है। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य मुझे लगता है कि एक ऐसा वातावरण बनाना है जो सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हायर एजुकेशन कैंपस में इनोवेशन और उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करना है। इसलिए मैं मानता हूं कि यह आयोजन स्टूडेंट्स, भावी इनोवेटर्स तथा एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक झरोखे जैसा है, जहां से आपको कुछ नए इंसाइट्स, आइडियाज़ दिखाई पड़ सकते हैं और एकेडमिया, इंडस्ट्री तथा पॉलिसी मेकर्स की साझेदारी से स्टार्टअप कल्चर के विकास और जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को एक बेहतर भविष्य के लिए गढ़ने का अवसर भी मिल सकता है। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को बढ़ाने में हमारे एकेडमिया के लोग काफ़ी सहायता कर रहे हैं। अभी अनेक एक्सपर्ट्स आपके सामने विचार रखेंगे, कुछ ने अभी मेरे पूर्व अपनी बात कही है। शिक्षण संस्थानों द्वारा संचालित स्टार्टअप्स और अर्थव्यवस्था में उनके माध्यम से निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका पर अभी आगे और भी विचार आप सुनेंगे। उनके आइडियाज़ और स्टार्टअप्स को लेकर उनके इंसाइट्स, कैंपस के भीतर इनोवेशन का रचनात्मक आंदोलन शुरू करने तथा सामाजिक आर्थिक विकास की दृष्टि से एजुकेशन को कैसे मोल्ड किया जाए, ये उपयोगी होगा, सार्थक होगा। मैं बात शुरू करूं उसके पहले थोड़ा इतिहास की ओर मैं आपको ले जाना चाहता हूं। अगर अभी हाल ही में दुनिया के एक बड़े अर्थशास्त्री ने काफ़ी रिसर्च के बाद जो लिखा है या बताया है, उसमें उन्होंने कहा है कि 11वीं शताब्दी में दुनिया की इकॉनमी में जो भारत का कंट्रीब्यूशन था वो मोटे तौर पर 33% था और 15वीं शताब्दी आते आते वो घट करके 25% हो गया। माने एक समय था 11वीं शताब्दी में वर्ल्ड इकॉनमी में हमारा हिस्सा लगभग 1/3 था और 15वीं शताब्दी आते आते वर्ल्ड इकॉनमी में हमारा हिस्सा 1/4 हो गया। 15वीं शताब्दी के बाद का जो कालखंड है वो आक्रांताओं और आक्रमण का कालखंड है। हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे आपके पूर्वजों ने संघर्ष करके लंबे कालखंड की गुलामी से देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी दिलाई। 1950 में जब अनुमान किया गया तो उस समय भारत का योगदान वर्ल्ड इकॉनमी में महज 4% रह गया, 4%। ये विचारणीय बिंदु है कि आखिर हमारी ऐसी स्थिति क्यों थी कि हम दुनिया की वर्ल्ड इकॉनमी में 1/3 या 1/4 कंट्रीब्यूट करते थे। तो मुझे लगता है कि उत्तर बड़ा स्पष्ट है। हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस उस समय दुनिया के बेहतरीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जहाँ इनोवेशन होते थे, इन्वेंशन होते थे, वो हमारे देश में थे। मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता हूँ, समय भी नहीं है कि मैं। अब फिर भारत ने राह अपनी बदली है, पकड़ी है और अभी 2023 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सर्वेक्षण के बाद ये बात आई है कि आज वर्ल्ड इकॉनमी में हमारा कंट्रीब्यूशन 15% हो गया है। मैंने वो यात्रा हमारी शुरू हुई।
लेकिन ये हमारा गंतव्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है। हमें उस पुराने गौरव को हासिल करना है। और वो कैसे कर सकते हैं? एनईपी उसका एक रास्ता देती है। एनईपी में बहुत सारी बातें कही गई हैं, उस पर डिबेट नहीं है, लेकिन उसको रियल सेंस में ज़मीन पर उतारना, ये जिन लोगों के कंधों पर जिम्मेदारी है, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि ये अगर आप इसको ज़मीन पर उतारने में सफल हो गए तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि यहाँ से देश और आगे बढ़ सकता है। अभी मेरे पूर्व के वक्ता शिक्षा के बारे में बता रहे थे। निजी तौर पर दुनिया में अनेक विद्वानों ने शिक्षा की अनेक परिभाषा बताई। मेरी अपनी एक खुद की परिभाषा है कि ये जीवन की एक यात्रा है, इट्स ए जर्नी ऑफ लाइफ। और उससे भी बेहतर अगर मैं कहूँ तो इट्स ए जर्नी ऑफ इनर सेल्फ। आप किसी विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान में जाते हैं, आपने अपनी अंतर्ध्वनि पहचान ली, आपके अध्यापक ने आपकी अंतर्ध्वनि की पहचान करा दी, तो समझिए आप डिग्री लेना और शिक्षित होना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। इस बात को हमें बराबर ध्यान में रखना चाहिए। मुझे लगता है कि स्टार्टअप्स को यूनिवर्सिटी तथा इंडस्ट्री के बीच जो एक बड़ी खाई पैदा हो गई थी, मुझे लगता है कि ये उसको पाटने में एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट साबित हो सकता है। और मैं मानता हूँ कि कई दशक तक यूनिवर्सिटीज़ और या एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्री के बीच जो तारतम्य टूटा था, वो शायद हम बदल पाएंगे। जो ह्यूमन कैपिटल हम तैयार कर रहे थे और जो इंडस्ट्री की डिमांड थी, उनके बीच जो गैप था वो निरंतर बढ़ता जा रहा था। पिछले एक दशक में भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में स्टार्टअप्स उन गैप्स को कम कर रहे हैं और दो बड़े उद्देश्य, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और प्रॉफिट जनरेशन को भी मैं समझता हूं कि सुनियोजित तरीके से पूरा कर रहे हैं। जो भारत सरकार ने विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, आत्मनिर्भर भारत हो, स्टार्टअप इंडिया हो, प्रमोशन ऑफ यूनिकॉर्न हो, विकसित भारत हो या NEP 2020 हो, ये जो प्रोग्राम्स हैं ये निश्चित रूप से यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्री के बीच केवल गैप नहीं कम करेंगे, बल्कि कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन को भी बढ़ाएंगे। स्टार्टअप्स को व्यक्तिगत रूप से मैं यूनिवर्सिटीज़ या NIT या इस तरह के इंस्टीट्यूशंस में वाइब्रेंट एंटरप्रेन्योर्स इकोसिस्टम विकसित करने के महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में मैं देखता हूं। और मेरा ऐसा मानना है कि प्रैक्टिकल एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग हजारों करिकुलम से बेहतर कैपेबिलिटी प्रदान कर सकता है। अगर इस कोलैबोरेशन को संबंधों के नए आयाम प्रदान करने हैं, तब तीन ऐसे महत्वपूर्ण लक्ष्य जिस पर यूनिवर्सिटी और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस तथा इंडस्ट्री को मिलकर के काम करने की ज़रूरत है। पहला, स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए प्रोत्साहित करना और फिर उसके कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए उस टेक्नोलॉजी का उपयोग या ट्रांसफ़र करना। दूसरा लक्ष्य मैं समझता हूँ जो होना चाहिए कि इंडस्ट्री में निरंतर हो रहे बदलाव के मुताबिक एक्सपर्ट्स का टैलेंट पूल तैयार करना। और तीसरा, रिसर्च और डेवलपमेंट पर विशेष रूप से फोकस करना, क्वालिटी रिसर्च पर। और मैं मानता हूँ कि इन तीनों लक्ष्यों की पूर्ति द्वारा स्टार्टअप सही मायने में सामाजिक और आर्थिक रूपांतरण का नेतृत्व कर सकेंगे। एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर का बड़ा प्रसिद्ध स्टेटमेंट है, कल्टिवेट मैडनेस एंड मैजिक इज अराउंड द कॉर्नर। मैडनेस से उनका तात्पर्य है कि उद्यमिता की भावना रखने वाले स्टूडेंट्स ने अगर एक्शन ओरिएंटेड लक्ष्य तय किए हैं तो सफलता निश्चित है। मुझे स्मरण है पिछले वर्ष भारत की अध्यक्षता में G20 सम्मेलन में जो घोषणा हुई थी
उसमें भारत ने जो बात कही थी कि भावी इंटरप्रेन्योर्स को हाई क्वालिटी टेक्निकल तथा वोकेशनल एजुकेशन एवं ट्रेनिंग का एक्सेस सुनिश्चित करना एकेडमिया तथा पॉलिसी मेकर्स की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी। टेक्नोलॉजी के माध्यम से आधुनिक समय की ज़रूरतों के मुताबिक ह्यूमन वर्कफोर्स तैयार करने की एकमात्र सफल प्रक्रिया ही इंटरप्रेन्योरशिप है, जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस तथा इंडस्ट्री के कोलैबोरेशन से ही पूरी हो सकती है। यह कोलैबोरेशन ही आवश्यकताओं के अनुरूप सृजन कर सकता है। महात्मा बुद्ध का एक बड़ा प्रसिद्ध किस्सा है, आप में से अनेक लोगों ने सुना होगा। अंगुलीमाल की एक छोटी सी कहानी का जिक्र मैं करूंगा। एक बार महात्मा बुद्ध उस इलाके से गुजर रहे थे। लोगों ने उन्हें सावधान किया कि उधर बहुत बड़ा खतरा है, उधर मत जाइए। लेकिन महात्मा बुद्ध माने नहीं। जब वो अंगुलीमाल के पास पहुंचे, उन्होंने सबसे पहले उससे यही कहा कि तुम्हें जो करना है मेरे साथ वो कर लेना, लेकिन कुछ पत्ते इस पेड़ से तोड़ करके मुझे दे दो। अंगुलीमाल ने झट से तलवार उठाई और एक शाखा काट कर महात्मा बुद्ध के हाथ में पत्तों का एक गुच्छा रख दिया। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि अब इन पत्तों को जोड़ दो। तो अंगुलीमाल हैरान रह गया और बोला, ये तो असंभव है, जो काट दिया उसे जोड़ना नामुमकिन है, उसने कहा। महात्मा बुद्ध इस बात पर हंसने लगे और बोला उन्होंने कि काटने और तोड़ने का काम तो बच्चे भी कर सकते हैं, इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं। पुरुषार्थ तो तब है जब तुम उसे जोड़ सको। इस बात पर अंगुलीमाल ने तलवार फेंक दी और महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उस दृष्टिकोण से अगर मैं देखता हूँ तो इंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स के लिए नए आइडियाज़ की जद्दोजहद तथा सृजन का एक और बड़ा उद्देश्य है कि वैश्विक चुनौतियों के लिए समाधान प्रस्तुत किया जाए। समाज में जो चुनौतियां हैं, जो समाज की दिक्कतें हैं, उनके लिए कैसे समाधान आप प्रस्तुत करते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु पर भी मैं थोड़ा ध्यान चाहूँगा आपको। पिछले 4 वर्षों में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कोशिश की है स्थानीय चुनौतियों का समाधान शिक्षण संस्थाओं के द्वारा निकले, वो NIT श्रीनगर हो, IIT जम्मू हो या यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हों। और मुझे खुशी है कि अनेक शिक्षण संस्थाओं ने इसमें काफ़ी सराहनीय काम किया है। अगर यहाँ के समाज की आवश्यकताओं को समझ करके इनोवेशन, इन्वेंशन और रिसर्च होगा, जिसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक हो, तो मैं समझता हूँ ये सबसे उपयोगी होगा। यह किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का सबसे बड़ा लक्ष्य मुझे लगता है कि यही होना चाहिए। और इसलिए भावी स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स के लिए मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि आपका फोकस प्रोडक्ट फर्स्ट नहीं बल्कि प्रॉब्लम फर्स्ट होना चाहिए, ताकि आपके आइडियाज़ बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के साथ साथ आर्थिक व्यवस्था की प्रक्रिया को भी तेज गति दे सकें। आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो पूरी दुनिया में पर डे 1 लाख से अधिक स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं और एक अनुमान है जिसके मुताबिक 33,000 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ या कैंपस से शुरू हो रहे हैं और उसमें 51% एंटरप्रेन्योर्स के पास केवल ग्रेजुएशन की डिग्री है। अमेरिकन एंटरप्रेन्योर बिल ग्रास का एक बड़ा प्रसिद्ध कथन है कि एंटरप्रेन्योरशिप ही एकमात्र वह माध्यम है जो मानव की क्षमता को अनलॉक करके समाज को समृद्ध और संसार को एक बेहतर जगह बना सकता है। लेकिन उस पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए ज़रूरी है कि एंटरप्रेन्योर्स की मेंटरशिप की जाए और इसलिए भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में इस बात पर विशेष रूप से बल भी दिया गया है। हमारा देश तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और वैल्यूएशन के हिसाब से बड़े स्टार्टअप्स रजिस्ट्रेशन और रिकग्निशन में
आज हम दुनिया में नंबर 1 बन गए। भारत यंगेस्ट स्टार्टअप नेशन के रूप में आज जाना जा रहा है और लगभग 45% स्टार्टअप्स फाउंडर यूनिवर्सिटी कैंपस से ही अपनी आइडियाज़ को इंक्यूबेट किए हैं। यंग एंटरप्रेन्योर काउंसिल का कहना है कि सफल स्टार्टअप के लिए सिर्फ आइडिया काफ़ी नहीं है, बल्कि सफलता के लिए एकेडमिक कोलैबोरेशन, इंडस्ट्री कोलैबोरेशन और मेंटरशिप, ये तीनों आवश्यक है। काउंसिल का भी यही मानना है कि यूनिवर्सिटी या कैंपस स्टार्टअप्स के लिए सबसे बेहतरीन वातावरण एनवायरनमेंट प्रदान करते हैं, क्योंकि कैंपस ही वो जगह है जहां विश्वास नहीं बल्कि संदेह पैदा होता है। और जब संदेह पैदा होता है तब पढ़ाई किताबों तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि स्टूडेंट्स इंगेज होते हैं और अननोन को एक्सप्लोर करने की जो उनकी साधना है वो इनोवेशन के लिए प्रेरित करती है। जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहूँगा कि ये प्रयास प्रारंभ हुआ है। यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री के बीच गैप कैसे कम हो, स्टार्टअप्स सकारात्मक परिवर्तन का नेतृत्व कैसे करें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के साथ साथ जम्मू कश्मीर के इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे ड्राइव करें, पिछले कुछ वर्षों में ये प्रयत्न हुआ है। सही मायने में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक बड़ा बूस्ट मिला। जो हमारी नई इंडस्ट्रियल स्कीम है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो बनी 2021 में, जिसके बारे में केवल एक वाक्य में कहूँगा कि आज देश के किसी राज्य से बेहतर इंसेंटिव जम्मू कश्मीर दे रहा है और इसलिए 1,10,000 करोड़ से ज़्यादा के प्रपोजल आप जम्मू कश्मीर के पास हैं। काफ़ी कुछ ज़मीन को उतर गया है, ज़मीन की थोड़ी दिक्कत है, उसे भी हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी तरह ज़मीन पर उतरे, ये काम हम जरूर करेंगे। जम्मू कश्मीर में 65% युवा आबादी को इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग तथा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की स्किल ट्रेनिंग मिले। माइक्रो स्टार्टअप के लिए उन्हें प्रेरित किया जाए, ये एक चुनौती है। इसमें NIT का, यूनिवर्सिटीज़ का बड़ा योगदान होगा, इंडस्ट्री का भी बड़ा योगदान होगा। और मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि साल फरवरी में जम्मू कश्मीर ने अपनी नई स्टार्टअप पॉलिसी घोषित की और उसके बाद से अल्प समय में 753 स्टार्टअप्स हमारे रजिस्टर हुए हैं। और जो सबसे प्रसन्नता की बात है, इसमें 265 स्टार्टअप्स का नेतृत्व हमारी बच्चियां कर रही हैं, ये सबसे खुशी की बात। इस बदलते हुए वातावरण द्वारा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में इनोवेशन क्लस्टर स्थापित करने और स्थानीय चुनौतियों के समाधान के लिए रिसर्च की प्रेरणा जागृत हो रही है। प्रॉब्लम फर्स्ट की महत्ता कैंपस में स्थापित हो रही है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक और निर्णय लिया कि स्टार्टअप्स के लिए 5 महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं: आइडिया, प्रोफेशनल टीम, बिजनेस मॉडल, फाइनेंस तथा मेंटरशिप। इन 5 आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कैंपस में ही आवश्यक सुविधाएं जुटाई जाएं। पिछले वर्ष जम्मू यूनिवर्सिटी ने युवा यात्रा की शुरुआत की थी और उन्होंने एक लक्ष्य रखा था कि आने वाले 5 वर्षों में जम्मू यूनिवर्सिटी 500 स्टार्टअप शुरू करेगी। और ये स्टार्टअप सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं होंगे, बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी फैले होंगे। वहाँ की अर्थव्यवस्था में इनका योगदान प्रमुख हो, इसकी कोशिश की जाएगी। मुझे स्मरण है, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर विलियम सैलमन एक बात कहते थे कि स्टार्टअप्स की सफलता कोई फार्मूला नहीं है, उसकी सफलता में सबसे बड़ा जो हाथ है वो अवसर का होता है। मैं समझता हूँ कि आज ग्रामीण जम्मू कश्मीर में ये अवसर उपलब्ध है और ये स्टार्टअप्स का मजबूत आधार तय करेगा। पिछले दिनों हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान एक पूरे जम्मू कश्मीर के लिए देश के जाने माने कृषि विशेषज्ञों की सहायता से
तैयार किया गया था, जिसमें 29 प्रोजेक्ट्स ली गई हैं। 13 लाख किसान परिवारों का जीवन कैसे बदले, और विशेष रूप से 2.65 लाख जो हमारे मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनके जीवन को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए, ये उसका उद्देश्य है। और 20,000 नए बिजनेस इंटरप्राइज उससे स्थापित होंगे। अभी 10 दिन पहले मैं अनंतनाग गया था, ये धान की रोपाई, पैडी का कल्टीवेशन शुरू करा, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अनंतनाग का एक यूथ, नौजवान, यंग बच्चा जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करके एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, नौकरी छोड़ करके आज वो होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान के साथ जुड़ा है और उसकी 3 ही स्कीम्स के साथ काम कर रहा है और 17 लोगों को उसने रोजगार दिया है। एक मुझे वहाँ बच्ची मिली थी उसी कार्यक्रम में, कश्मीर यूनिवर्सिटी से उसने MBA मैनेजमेंट किया था और उसने भी अपनी नौकरी छोड़ करके HADP की स्कीम्स के साथ जुड़ करके काम प्रारंभ किया है। ऐसे हजारों बच्चों से मैं मिलता रहता हूँ। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा, टेक्नोलॉजी तथा नॉन टेक्नोलॉजी दोनों सेक्टर्स में यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए अपॉर्चुनिटी तथा सपोर्ट सिस्टम के समन्वय से ऐसा इकोसिस्टम विकसित करने का हम प्रयास कर रहे हैं जहाँ बेहतर आइडियाज़, उनके एग्जीक्यूशन के लिए प्रोएक्टिव तरीके से होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ सभी डिपार्टमेंट काम करें। टूरिज्म, हेल्थ, लॉजिस्टिक्स, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, हार्टिकल्चर, एग्रो बेस्ड स्टार्टअप्स, IT इनेबल्ड सर्विसेज में तमाम संभावनाएं मौजूद हैं और जम्मू कश्मीर को स्टार्टअप लीडर के रूप में उभरने में ये जरूर मदद करेंगे। एक और बात कह के मैं ख़त्म करूँगा। कठुआ के इंटीरियर में एक गांव है, वहीं के एक निवासी हैं, कनाडा में रहते हैं। कोविड के दौरान मेरी उनकी मुलाकात हुई, उनको दवा की ज़रूरत थी। बड़ी कंपनी है उनकी IT की, ऑफिस कनाडा में है, न्यूयॉर्क में है, लंदन में है। तो मैंने उनसे कहा कि अब आप वो सब छोड़िए, आइए अपने गांव में एक BPO बनाइए। अभी 6 महीना पहले मैंने उस BPO का उद्घाटन किया था, जिसमें अभी 400 बच्चे काम कर रहे हैं। आने वाले 1 साल बाद 1000 बच्चे काम करेंगे और वो एकदम गांव में है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी को समय हो तो वो ज़रूर देखे, नोएडा और दिल्ली में जो BPO हैं उनसे बेहतर क्वालिटी का BPO उन्होंने अपने गाँव में बनाया है। अभी कुछ दिन पहले वो आए थे तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये एक बना करके आप भाग गए, ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि उधमपुर ज़िले में भी एक गांव में ही मैं बनाऊंगा। इस तरह के भी लोग आ रहे हैं। इस बात का जिक्र करना मैं आवश्यक समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के सभी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अवसर मिला है कि वो लोकल इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट स्थापित करें, जिससे स्टूडेंट को मार्केट पोटेंशियल, अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेज को समझने में आसानी हो। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्टार्टअप्स एवं यूनिकॉर्न आज भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार के रूप में उभर रहे हैं। और विशेष रूप से मैं युवा साथियों से, यहाँ के स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में भी वोकल फॉर लोकल मूवमेंट भावी स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स को बड़ा अवसर दे रहा है। इंटरलिंक्ड वर्ल्ड में मौजूद संभावनाओं को कैसे अपनी हम उपलब्धि के रूप में विकसित कर सकें, इसमें हमें जुटना होगा। बड़े पैमाने पर पारंपरिक तथा विशिष्ट उत्पादों का एक बड़ा मार्केट आज तैयार हुआ है। जम्मू कश्मीर में क्राफ्ट और हार्टिकल्चर प्रोड्यूस की GI टैगिंग के बाद वैश्विक बाजार में उनकी मांग बढ़ी है और अनेक एंटरप्रेन्योर्स ने नए आइडियाज़ के साथ दुनिया के मार्केट में आज प्रवेश किया है। पूरी दुनिया आज इंटरनेट की वजह से जम्मू कश्मीर के नायाब प्रोडक्ट से परिचित भी हो रही है और इन अनमोल धरोहरों को पूरी दुनिया में सराहा भी जा रहा है। अभी 20 जून को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने श्रीनगर में एम्पावरिंग यूथ के कार्यक्रम में भाग लिया था। अनेक युवा स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स से उन्होंने व्यक्तिगत बातचीत की थी और मुझे बताते हुए खुशी है कि उसमें से आधे स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स
वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे और उसमें इसकास्ट कश्मीर और इसकास्ट जम्मू का बड़ा योगदान था। मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि इसकास्ट कश्मीर ने कम समय में 31 स्टार्टअप शुरू किए हैं, 25 पेटेंट उन्होंने प्राप्त किए हैं और मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि सभी इनोवेशंस में प्रॉब्लम फर्स्ट अप्रोच अपनाया गया है तथा एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान इसके कारण मिला है। मुझे विश्वास है इस तरह की पहल और नई स्टार्टअप पॉलिसी के सहयोग से जम्मू कश्मीर में इनोवेशन, नए आइडियाज़ के साथ एंटरप्रेन्योरशिप तथा नए स्टार्टअप्स का एक सशक्त वातावरण बन सकेगा जो स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी, उनके संकल्प और उनके सामर्थ्य को नए शिखर छूने में मदद करेगा। मैं हमेशा एक बात पर जोर देता हूं कि इनोवेशन और स्टार्टअप के लिए ज़रूरी है कि आप आसान प्रेडिक्शन की दुनिया से बाहर निकलिए। मार्केट की अनप्रेडिक्टेबिलिटी ही आपके इनोवेशन और स्टार्टअप आइडिया को यूनिक बना सकती है। मुझे उम्मीद है अमृतकाल की यात्रा में जम्मू कश्मीर के स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न का इकोसिस्टम विकसित भारत के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस नेशनल लेवल के प्रोग्राम के आयोजन के लिए मैं डॉक्टर ठाकुर, विजय नड्डा जी, NIT श्रीनगर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर और इस आयोजन से जुड़े हुए सभी महानुभावों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। मुझे विश्वास है कि 2 दिनों में जो अमृत निकलेगा वो यहाँ के युवाओं के सपनों को प्रज्वलित करेगा, जम्मू कश्मीर में भविष्य के स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक नया आकार देगा। फिर से आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।